इंडिया में एनिमल राइट्स की फाउंडेशन कॉन्स्टिट्यूशन ही रखता है और एनिमल राइट्स की प्रोटेक्शन इंश्योर हो तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ही देखता है। जर्मनी में डॉग्स के राइट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है और इंडिया में आधे लोग बिना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े ही लॉयर बन जाते हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन यानी कि लोगों को दिमाग से काम लेना पड़ेगा, सिर्फ प्यार से काम नहीं चलेगा। पब्लिक फीडर्स को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि डॉग्स को उनके डेजिग्नेटेड स्पॉट्स पे तो खाना खिलाया जाए और देखना ये भी पड़ेगा कि वो डॉग्स स्टेरिलाइज और न्यूट्राइज्ड हों। टर्की में डॉग्स को शेल्टर और वैक्सीनेशन मिलता है और इंडिया में डॉग्स को सिर्फ गालियां मिलती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धनिष्ठा स्वागत करती हूँ आपका विधि विचार के एक और नए एपिसोड में, जहाँ हम लॉ स्टूडेंट्स के नज़रिए से समझते हैं वो मुद्दे जो कानून और सोसाइटी दोनों को ही चैलेंज करते हैं। हमारे आज का डिस्कशन का टॉपिक रहेगा एनिमल राइट्स, जो कि सिर्फ पेट्स तक ही लिमिटेड नहीं है बल्कि स्ट्रे एनिमल, फार्म एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ और इवन लैब टेस्टिंग तक भी स्प्रेड हो गया है। और हाँ, रीसेंट स्ट्रे डॉग जजमेंट ने तो इसे और भी ज़्यादा हीटेड और इम्पॉर्टेंट बना दिया है। आज के डिस्कशन में हमारे साथ जुड़े हैं अंश जी, जो कि एनिमल लॉ पर काफ़ी रिसर्च भी करते रहते हैं और एनिमल से खासा लगाव भी रखते हैं। स्वागत है आपका अंश। धन्यवाद। ये टॉपिक मेरे दिल के काफ़ी करीब है। एनिमल सिर्फ हमारी सराउंडिंग का ही नहीं बल्कि कानून और सोसाइटी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न रखते हैं। आज की इस कन्वर्सेशन से हमें एक अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा कि जानवरों के प्रति सिर्फ कंपैशन ही नहीं बल्कि हमें उनके राइट्स को भी इंश्योर करना चाहिए। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं एक बेसिक से सवाल से। आजकल हम एनिमल्स को हर जगह न्यूज़ में देखते हैं, कभी स्ट्रीट डॉग बाइट केसेस, कभी सर्कस या जू में क्रूएलिटी, या कभी फैक्ट्री फार्मिंग या वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। मतलब एनिमल्स हमारे आसपास हर जगह हैं, पेट, फूड और एंटरटेनमेंट के रूप में। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आज के टाइम में एनिमल राइट्स इतना बड़ा सोशल और लीगल डिबेट क्यों बन गया है, और क्या इंसान और जानवर के राइट्स एक दूसरे से क्लैश करते हैं या फिर साथ साथ भी चले जा सकते हैं। आपकी क्या राय है इस पर? एनिमल स्टार्टिंग से हमारे साथ रहे हैं। बात करें सिक्योरिटी की, कंपेनियनशिप की या ट्रांसपोर्टेशन की, इन सब चीज़ों में एनिमल्स ने हमारी बहुत मदद करी है। अब मैं बात करता हूँ ये इशू स्टार्ट कहाँ से हुआ। ये इशू स्टार्ट तब हुआ जब मॉडर्नाइजेशन आई, जिसके कारण एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ गया। तो जानवरों की इलीगल ट्रेडिंग, पोचिंग और हंटिंग शुरू हो गई, जिसके कारण बहुत सी कंट्रीज़ जैसे स्पेन, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड ने एनिमल के राइट्स की प्रोटेक्शन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही रख दिया। मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए तो डॉग पहले घर का पेट था और अब घर का फैमिली मेंबर बन गया है, और यहाँ तक कि कभी कभी तो फैमिली मेंबर से ज़्यादा राइट्स भी मांगने लगता है। बहुत सही। अब अगर इंडिया की बात करी जाए तो यहाँ पे लीगल फ्रेमवर्क कैसे वर्क करता है, मैं आपसे जानना चाहूँगी इस बारे में। बिल्कुल, इंडिया में एनिमल राइट्स की फाउंडेशन कॉन्स्टिट्यूशन ही रखता है और एनिमल राइट्स की प्रोटेक्शन इंश्योर हो तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ही देखता है। कुछ आर्टिकल्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आर्टिकल 51A क्लॉज G, जो कि बताता है कि हर एक सिटीजन की ड्यूटी है कि एनिमल्स के प्रति कंपैशन दिखाना। वहीं आर्टिकल 48A कहता है कि स्टेट की ड्यूटी है एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना। और बात करें प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, जो कि अब आउटडेटेड हो चुका है पर अभी भी एनिमल राइट्स की फाउंडेशन है। अब जुडिशली बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर काफ़ी पॉजिटिव स्टांस लिया है, जो कि मैं आपको कुछ केस लॉस के हिसाब से बताऊंगा। तो बात करें AWBI वर्सेस नागाराजा की, जो कि 2014 का एक लैंडमार्क केस है। इसमें जल्लीकट्टू की बात करी गई है, जो कि तमिलनाडु और केरला में एक प्रिवेलेंट स्पोर्ट है और ये कल्चरल मान्यताएं भी रखता है बहुत ज़्यादा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एनिमल्स नॉट ओनली हैव एग्जिस्टेंस बट दे ऑल्सो हैव डिग्निटी। बात करी जाए अगले केस की, जो कि है AWBI वर्सेस पेस्ट, जो कि 2009 का केस है। उसमें बताया गया कि किलिंग एनिमल्स इज़ नॉट अलाउड बट ओनली स्टेरिलाइजेशन एंड वैक्सीनेशन इज़ अलाउड। अब मैं आगे आपसे बात करता हूँ कंपैरेटिव व्यू की। तो बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे कॉस्मेटिक टेस्टिंग बैन कर दी गई है और वो देश यूरोपियन यूनियन में ही आते हैं। बात करी जाए रोमेनिया की, जहाँ पे डॉग बाइट क्राइसिस के बाद यूथनेशिया को अलाउ कर दिया गया, जो कि जिसका ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। जर्मनी ने एनिमल राइट्स की प्रोटेक्शन की बात अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख रखी है। मतलब जर्मनी में डॉग्स के राइट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है और इंडिया में आधे लोग बिना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े ही लॉयर बन जाते हैं। बहुत सही। अब इसको थोड़ा कैटेगरीज में समझने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ स्ट्रे डॉग्स नहीं, और भी तो एनिमल्स होंगे जिनके इश्यूज़ हैं, उनके भी राइट प्रोटेक्ट करने हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है?
कुछ कैटेगरीज हैं जो जिसमें मैं आपसे बात करना चाहूँगा। कैटेगरी नंबर 1 है फार्म एनिमल्स। इंडिया में डेयरी, पोल्ट्री और स्लॉटर हाउस रेगुलेशन काफ़ी वीक हैं। यूरोप में क्रूएल्टी और केजेस पर बैन लगा रखा है। कैटेगरी नंबर 2 है वाइल्ड लाइफ। इंडिया में वाइल्ड लाइफ को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कंट्रोल करता है। और वहीं ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो साइट्स अग्रीमेंट साइन हुआ है जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के इंटरनेशनल ट्रेड को स्ट्रिक्ट कंट्रोल करता है। बात करिए अगली कैटेगरी की जो कि है एंटरटेनमेंट। इंडिया में तो सर्कस बैन है। जलीकट्टू जैसे केसेस आज भी कंट्रोवर्शियल हैं। और तो और स्पेन में बुल फाइटिंग जो कि एक कल्चरल स्पोर्ट है, इस पर भी काफ़ी क्रिटिसिजम्स हुए हैं। बात करी जाए अगली कैटेगरी की जो कि है लैब टेस्टिंग। इंडिया में एनिमल्स की लैब टेस्टिंग को CPC-SEA कंट्रोल करता है। और वहीं बात करी जाए यूरोप में, वहाँ पे लैब टेस्टिंग बैन है। मतलब एक तरफ स्पेन में बुल्स को स्टेडियम में दौड़ाया जाता है और इंडिया में बच्चे गली के कुत्तों को दौड़ाते हैं। बैलेंस दोनों तरफ ही मिसिंग है। चलिए अब आते हैं आज के सबसे हॉट टॉपिक पे, स्ट्रे डॉग जजमेंट, जिसने न्यूज़ और सोशल मीडिया दोनों पे ही काफ़ी हंगामा मचा रखा है। इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। केरला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने मल्टीपल पिटिशंस आई। डॉग बाइट केसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर पे कहा कि फीडर्स को रिस्पॉन्सिबल होना होगा, सिर्फ प्यार से काम नहीं चलेगा, उन्हें दिमाग से भी काम लेना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कही कि स्ट्रे किलिंग तो अलाउड नहीं है, ओनली ABC रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन ही अलाउड है। ABC रूल्स यानी जिसमें कि CNVR आ जाता है। डॉग्स को पहले कैप्चर करा जाता है, फिर उन्हें न्यूट्राइज करा जाता है, फिर उन्हें वैक्सीनेट और फिर वापस उनके स्ट्रीट्स में रिलीज़ कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कंपैरेटिव व्यू की। तो ग्लोबली देखा जाए तो टर्की जैसे देश स्टेरिलाइज प्लस रिलीज़ मॉडल को फॉलो करते हैं, जहाँ पे भी यही सेम चीज़ होती है कि डॉग्स को पहले कैप्चर करके उन्हें स्टेरिलाइज करना और फिर उन्हें वापस उसी जगह पे रिलीज़ कर दिया जाता है। चाइना में तो देखिए एनिमल कलिंग होती है, सिर्फ डॉग्स की नहीं, सारे वहाँ पे सबसे बड़ा मीट मार्केट है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जिसका ग्लोबल लेवल पे काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है। और देखा जाए तो अन्य देशों की बात करें तो जहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप होस्ट होने वाला है, जैसे कि मोरक्को, वहाँ पे स्ट्रे डॉग्स को मारा जा रहा है ताकि स्ट्रीट्स क्लियर हो सकें। अब मैं बात करता हूँ अपने नेबरिंग कंट्रीज़ की कुछ उदाहरण देके जो अच्छा काम भी कर रहे हैं। जैसे कि श्रीलंका में WHO के साथ डॉग्स वैक्सीनेशन की ऐसी ड्राइव चली कि वहाँ पे डॉग बाइट क्राइसिस बहुत ज़्यादा कम हो गई। बात करें रोमेनिया की तो वहाँ पे डॉग बाइट क्राइसिस के बाद यूथनेशिया को अलाउ कर दिया गया, जिससे डॉग बाइट डेथ्स काफ़ी कम तो हुई, पर इसका ग्लोबल लेवल पे भी क्रिटिसिज्म हुआ। मतलब टर्की में डॉग्स को शेल्टर और वैक्सीनेशन मिलता है और इंडिया में डॉग्स को सिर्फ गालियाँ मिलती हैं। बहुत सही एनालिसिस है, लेकिन इन सब का कुछ सोल्यूशन भी होगा। तो इसके लिए 3 प्रॉपर सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ, जो कि है नंबर 1 प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ABC रूल्स, यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023। सोल्यूशन नंबर 2 है पब्लिक पार्टिसिपेशंस, यानी कि लोगों को दिमाग से काम लेना पड़ेगा, सिर्फ प्यार से काम नहीं चलेगा। पब्लिक फीडर्स को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि डॉग्स को उनके डेजिग्नेटेड स्पॉट्स पे तो खाना खिलाया जाए, और देखना ये भी पड़ेगा कि वो डॉग्स स्टेरिलाइज और न्यूट्राइज्ड हों और वैक्सीनेटेड भी हों। अब बात करें जाए लास्ट पॉइंट की, जो कि है ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से इंस्पिरेशन लेना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, टर्की जैसे स्टेरिलाइज प्लस रिलीज मॉडल का फॉलो करना वो इंडिया में भी फॉलो हो सकता है। पर यहाँ पे दिक्कत आती है म्यूनिसिपैलिटीज़ की, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटीज़ अपना काम सही से नहीं कर रही हैं। मतलब इस पूरे डिस्कशन से हमें ये समझ आता है कि इंसान की डिग्निटी और जानवर की डिग्निटी दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है, वरना रिजल्ट वही होगा जो अभी कोर्ट्स में चल रहा है, पेटिशंस ऊपर और बाइट्स नीचे। बिल्कुल, एनिमल राइट्स कोई लग्जरी टॉपिक नहीं है, ये ह्यूमन कोएग्जिस्टेंस का एक फंडामेंटल पार्ट है। बिल्कुल अंश। तो दोस्तों, आज का ये डिस्कशन हम यहीं समाप्त करते हैं। एक बात याद रखिएगा, एनिमल्स हमें बोलकर अपने राइट्स नहीं मांग सकते हैं। ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करें और साथ ही साथ अपनी सेफ्टी को भी इंश्योर करें। धन्यवाद।